हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वीए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ जीएस के स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम करंट के साथ अपनी संवैधानिक विकास की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चर्चा करते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास का पहला पॉइंट है आयकर विधेयक 2025। आयकर विधेयक 2025 को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है आयकर विधेयक 2025 को। संसद का जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, एवं प्रथम सदन किस सदन को कहा जाता है और द्वितीय सदन किस सदन को कहा जाता है, उच्च सदन और निम्न सदन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है आयकर विधेयक 2025 का, मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को सरल, युक्तिसंगत और संक्षिप्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन आ सकता है जो आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था, 1961 में, तो उसको सरल, युक्तिसंगत और संक्षिप्त बनाना है इस आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो नागालैंड का राज्यपाल किसको बनाया गया, अजय कुमार भल्ला, क्योंकि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। तो ध्यान रखना, जो ला गणेशन क्वेश्चन आ सकता है, ला गणेशन का संबंध किस राज्य से था, तो नागालैंड के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लोगो और शुभंकर का श्रीनगर में अनावरण किया गया है। तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लोगो और शुभंकर का श्रीनगर में अनावरण किया गया। तो कहाँ पर किया गया, श्रीनगर में। जो शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर है, किंगफिशर हिमालयन, और जबकि लोगों में कश्मीर की झलक दिखाई देगी इसमें लोगों में कश्मीर की झलक, और शुभंकर हिमालयन किंगफिशर। जो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित होगा वो होगा डल झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यारिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यारिया प्रोजेक्ट शुरू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो हाल ही में यारिया प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश द्वारा। क्यों शुरू किया गया है, जो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उद्देश्य क्या रहेगा इसका, जो मान लीजिए जो युवा किसी एग्ज़ाम में फेल होने के कारण अवसाद में चले जाते हैं या मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, तो उनसे उबरने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए यह यारिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उद्देश्य किशोरों युवाओं में भावनात्मक नियंत्रण, असफलता को बर्दाश्त करने और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसमें 15 से 35 वर्ष के किशोरों युवाओं को मानसिक मजबूती, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक ध्यान रखना, 15 से 35 वर्ष के, मानसिक मजबूती, सुरक्षित व्यवहार, HIV एड्स, TB, हेपेटाइटिस और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करने के साथ प्रशिक्षित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अभी हाल ही में 15 अगस्त 2025 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुछ घोषणाएं की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश शुरू करेगी CM पोषण योजना। तो CM पोषण मिशन योजना की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2025 को। इसमें क्या है महत्वपूर्ण कि इस योजना के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए, जो प्री प्राइमरी शिक्षा होती है के लिए चल रही बाल वाटिकाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ा जाएगा। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिगत कि क्वेश्चन आ सकता है CM पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है। तो प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए जो चल रही आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं को आपस में जोड़ा जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए। उसी दिन जो और घोषणाएं की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्या की गई है, देखिए, हर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले में।
यह एम्प्लॉयमेंट जोन लगभग 100 एकड़ में फैले होंगे। कितने एकड़ में? 100 एकड़ में फैले होंगे, जहां युवाओं को औद्योगिक कार्यों से संबंधित तकनीक और कौशल विकास की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या घोषणा की है? लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। किसकी स्मृति में? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिसे इस वर्ष पूरा किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से बाबा साहेब के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, किसके लिए, किसकी सम्मान में विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर रहेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? आंसर है इंडियन ऑयल। हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AI आधारित सभासार का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? AI आधारित है सभासार, तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? शतरंज से संबंधित है ये। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब विसेंट कीमर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी स्टैटिक पोर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण कंपनी का संवैधानिक विकास। देखिए, हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख चुके हैं, संशोधन अधिनियम 1781 देख चुके हैं 16/8/2025 की वीडियो में, एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1786 का एक्ट एवं 1793 का चार्टर एक्ट हम दिनांक 17/8/2025 की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में हल्का रिकैप बता देता हूँ। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन किया गया है। थोड़ा जल्दी बताऊंगा, आपको अच्छे से देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल कहा गया था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी समिति बनाई गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधार करने के लिए संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। 17 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें भारत में द्वैध शासन लाया गया था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। 1786 का चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1786 गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा था। तो अभी तक हम यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए, ब्रिटेन का राजा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करना चाहता था। ब्रिटेन का राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करना चाहता था। ये हमने आपको पूर्व में बता दिया है क्यों कमज़ोर करना चाहता था। थोड़ा अभी भी बता देते हैं, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गई थी, लूट खसोट कर रही थी, अपने आप को ही धनवान बना रही थी, राजा को धन कम देती थी, मतलब इंग्लैंड को कम हिस्सा बेचती थी। तो इसीलिए ब्रिटेन का राजा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करना चाहता था। तो उसने क्या किया, भारत में 3-4 और कंपनियों को भेजा, कहा कि आप भी वहाँ पर जाओ और भारत में व्यापार करो। तो उससे क्या होता, भारत में जब 3-4 कंपनी और आ जाती ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो कंपटीशन होता। जब कंपटीशन होगा
तो राजा को क्या रहेगा, राजा ने क्या चाल चली, जो मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, जो लाभ पहुंचाएगा, वो ज़्यादा वहाँ पर व्यापार कर सकता था। तो इसी रूप में 1813 का चार्टर एक्ट आया। तो कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया गया था इस एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, ना कि पूर्णतः। क्यों? क्योंकि चाय एवं चीन के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट। लेकिन चाय एवं चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चाय एवं चीन के व्यापार पर जो एकाधिकार समाप्त हुआ था वह हुआ था 1833 के अधिनियम द्वारा। इसी में जब इसने कंपनी भेजी तो कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। शिक्षा बढ़ाना चाहता था राजा, जो कि शिक्षा हो, जब शिक्षा होगी तभी कंपनी से थोड़ी मजबूत, कंपनी की तरफ थोड़ी प्रतिद्वंदी होगी। ईसाई मिशनरियों को भेजा, भारत में प्रवेश करने की छूट मिली। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट बने यहाँ से कि कंपनी का आंशिक रूप से एकाधिकार समाप्त 1813 के चार्टर एक्ट, कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 का चार्टर एक्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट किस एक्ट के तहत मिली, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, देखिए, कंपनी का व्यापारिक आधार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो मैंने अभी बताया था वो आंशिक रूप से किया गया था 1813 में। यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से चाय तथा चीन से भी पूर्णतः कंपनी का व्यापारिक आधार समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त विधि सदस्य या कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विधि सदस्य को कौन से एक्ट द्वारा इसकी कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा सम्मिलित तो किया गया था, लेकिन केवल परिषदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था उसे, केवल मैं भाग ले सकता था, मत देने का अधिकार उसको नहीं था। तो क्वेश्चन ध्यान रखना आप कि केवल उसको बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बहस चल रही है किसी मुद्दे पर तो वह केवल भाग ले सकता बैठक में, मत नहीं दे सकता था वह जो विधि अधिकारी था। एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी, 1833 के चार्टर एक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कि इस अधिनियम की धारा 87 के द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और इसी के तहत दास्ता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। देखिए, जो 1813 से जो 23 तक इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहे थे। इसी के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, आंग्ल नेपाल युद्ध बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। आंग्ल नेपाल युद्ध वो कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक। तो क्वेश्चन आता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 1816 तक। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, जो 1813 से 23 तक रहा था। आंग्ल नेपाल युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? संगोली की संधि। तो 3 चीज़ मैंने बताई। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल रहा, और इसी के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था, और 1816 में संगोली की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे प्यार भरा निवेदन है सभी दोस्तों से, हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।